जैन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने दो वीडियो में चर्चा की है। एक तो शुरुआत में दो प्रकरण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो पहला प्रकरण था उसमें सामान्य परिचय था। दूसरे प्रकरण में हमने अपभ्रंश काव्य के बारे में बात की थी। और जो तीसरा प्रकरण है आज वह है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीर गाथा काल देश भाषा काव्य। वीर गाथा काल देश भाषा काव्य। आज जो प्रकरण 3 है उसमें उन्होंने नाम दिया था वीर गाथा काल देश भाषा काव्य। तो आज इसमें जो महत्वपूर्ण जो कथन है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आप सबको पता है कि जो हमारी जो सीरीज है इसमें मैं पूरी किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बल्कि वह टॉपिक जो मान सकते हैं कि पूरे सागर में से मोती ढूंढ के निकाल रहा हूँ। वह टॉपिक, वह कथन, वह फैक्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% अति महत्वपूर्ण है, उनके बारे में सीधे चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़े, आपको अतिरिक्त रूप से मेहनत नहीं करनी पड़े। आपको शॉर्टकट तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसे नोट करवा रहा हूँ जो आपको जब एग्ज़ाम दे के निकलोगे तब पता चलेगा कि इसका ये कितनी इंपॉर्टेंट थी ये सीरीज़, और आज इतनी अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण रही, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं प्रकरण 3 का। और इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है, जैसे अभी हमारी हिंदी साहित्य का जो इतिहास का आदिकाल चल रहा है उसमें हमने साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का टॉपिक पूरा कर लिया। और उसके बाद उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए थे हमने। लगभग 3 क्लासें लाइव क्लासें रखी, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से रिविजन किया था। उसके बाद हमारा जो है वह हिंदी साहित्य का जो आदिकाल चल रहा है उसमें हमने अब तक बात कर चुके हैं, जैसे कि कल साहित्य की प्रवृत्तियों की तक बात हो चुकी है, आदिकाल की विशेषताएं और प्रवृत्तियां। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे कि हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक तो अपनी लाइव क्लास रहती है ना, रिकॉर्डेड क्लास शाम को 4 बजे आ जाती है। उसके अलावा शनिवार और रविवार को शाम 4 बजे हमने 5 दिन क्या पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा है ना, जैसे मान लो आदिकाल की विशेषताएं प्रवृत्तियां चल रही है। अब आज जैसे कि रासो शाम को जो 4 बजे वीडियो आएगा वो रासो साहित्य का आएगा, सिद्ध साहित्य का आएगा। तो अब जैसे कि मान लो जो क्लासें पढ़ चुके हैं उनके बारे में हर शनिवार और रविवार को 4 बजे लाइव रख के क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक को रिवीजन भी कर लेते हैं, और किस तरह के प्रश्न बनते हैं, क्या किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, और आप एक दूसरे से हमारी बातचीत भी हो जाती है कि क्या समस्या चल रही है, किस तरह याद करना है, किस तरह याद नहीं करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर शनिवार रविवार को शाम 4 बजे साहित्य शिखर क्लासेस पर लाइव जुड़े, और अपने जो लाइव प्रश्नोत्तरी है उसको, क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मौखिक प्रश्नोत्तरी ही रखते हैं अपन। मैं प्रश्न पूछता हूँ और आप आंसर देते हैं, लेकिन अब तक उसमें 50, 55 साथी, 60 तक साथी लाइव जुड़ते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट है। और अभी जैसे बहुत सारे नए नए मैं देखता हूँ कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, नए नए स्टूडेंट के कमेंट आते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए हर शनिवार और रविवार को शाम 4 बजे साहित्य शिखर क्लासेस पर लाइव जरूर जुड़ें। कम से कम संख्या इतनी होनी चाहिए कि लगे कि हाँ, साहित्य शिखर क्लासेस इस बार कमाल करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 3 का। प्रकरण 3 आज रामचंद्र शुक्ल वाली सीरीज चल रही है उसमें प्रकरण 3 पढ़ेंगे, और इसका नाम है वीर गाथा देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली सीरीज में कईयों के मन में ही होगा कि सर आप इसमें व्याख्या नहीं करते हैं, टू द पॉइंट चलते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि इसके बारे में अगर किताब पढ़ेंगे तो 450-500 पेजों की किताब है ना, और इसमें पढ़ने आप खुद पढ़ोगे, खुद देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं केवल वह चीज़ें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप जो नोट्स में लिखवा रहा हूँ वो नोट्स बना लोगे, और अगर आपने ध्यान से धैर्य से अगर 2 बार भी रिविज़न कर लिया तो यूँ मान के चलें कि आप इसका जो प्रश्न है वो निकाल लोगे। इसमें जो प्रश्न आएंगे वो आप आराम से निकाल लोगे। तो चलिए, वीर गाथा और देश भाषा काव्य, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में क्या क्या कथन इंपॉर्टेंट है और कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। वीर गाथा काल देश भाषा काव्य। वीर गाथा काल और देश भाषा काव्य। चलिए बात करते हैं इस प्रकरण 3 की। जो पहला कथन, जो सबसे सर्वाधिक इम्पोर्टेंट पहला ही कथन है इसका, वो ये है कि इसमें जो वीर गाथाएँ क्या है वो 2 रूपों में मिलती है। एक प्रबंध काव्य जो साहित्य में मिलता है, और एक वीर गाथा काव्य के रूप में। और प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि साहित्यिक जो प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, वो तो पृथ्वीराज रासो है, और वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक क्या मिलती है, बिसल रासो मिलती है। यह प्रश्न पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से सीधे उठा के पूछा गया है। तो आप नोट करें, मेरे साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे आप, तो लिखें ये वीर गाथाएँ, ये वीर गाथाएँ, ये वीर गाथाएँ।
दो रूपों में मिलती है, दो रूपों में, वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है। देखो आपका समय ना जो कम से कम इधर उधर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले आपको, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट चीज़ें लिखूँ। और ये नोट्स मैंने ना बहुत मेहनत से बनाए हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखवा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले। और आपका जब एग्ज़ाम हो तब आप जब इनको पढ़ के जाओ और देखो तब आपको मिले कि हाँ इसका क्या फ़ायदा, उस दिन पता चलेगा आपको। इसलिए रेगुलर मेहनत करें और रेगुलर वीडियो को देखें। सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज को बहुत कम लोग देख रहे हैं, मतलब 500-600 देख रहे हैं। बाकी अपनी जो दूसरी क्लासेस चल रही हैं उनको लगभग 1000, 1200, 1500 तो देख रहे हैं स्टूडेंट। तो इसे भी आप उतना ही महत्व दें, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। जो इसको देख रहे हैं वो जानते हैं इसका कितना महत्व है। तो ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है। प्रबंध काव्य, पहली तो मिलती है प्रबंध काव्य साहित्यिक, प्रबंध काव्य साहित्यिक रूप में, प्रबंध काव्य साहित्यिक रूप में, है ना। मतलब वीर गाथाएं जो उस समय वीर गाथाएं रचनाएं लिखी गई वो दो रूपों में थी, प्रबंध काव्य साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में, और वीर गीतों के रूप में, वीर गीतों के रूप में, वीर गीतों के रूप में। अब यहाँ से प्रश्न क्या है, यहाँ से आया कि साहित्यिक रूप में, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल में दिया हुआ कथन है ना। ये पूरी लाइन सेम टू सेम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दी हुई है कि साहित्यिक यह प्रश्न पूछा गया, पूछा जा सकता है। साहित्यिक प्रबंध, जो साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य, जो सबसे प्राचीन प्रबंध ग्रंथ लिख लो, प्रबंध काव्य या ग्रंथ, प्रबंध जो ग्रंथ है उपलब्ध है वो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, वो ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। तो साहित्यिक प्रबंध के रूप में तो जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ उपलब्ध है हुआ तो है पृथ्वीराज रासो। अब बात करते हैं कि वीर गीत के रूप में जो सबसे प्राचीन क्या है, तो वीर गीत के रूप में, वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक जो मिली है वो मिली है बिसलदेव रासो मिलती है, बिसलदेव रासो मिलती है। वीर गीतों के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक क्या मिलती है, तो वो बिसलदेव रासो मिलती है। तो प्रश्न ये दोनों से प्रश्न भी बन सकता है और कथन के रूप में प्रश्न आएगा तो आएगा कि ये वीर गाथाएं दो रूप में मिलती है, प्रबंध काव्य साहित्य रूप में और वीर गीतों के रूप में। तो ये कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और ये है कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे पुराना ग्रंथ तो पृथ्वीराज रासो, और वीर गीत के रूप में सबसे पुराना जो पुस्तक मानी गई बिसलदेव रासो मानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब बिसलदेव रासो में वो बताते हैं कि जो रसायन शब्द आता है इसमें बिसलदेव रासो में बार बार, इससे उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये कथन है कि बिसलदेव रासो, क्योंकि बिसलदेव रासो में जो रसायन शब्द बार बार आया है उससे रासो शब्द की उत्पत्ति मानते आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए कथन अति महत्वपूर्ण है। बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में जो रसायन शब्द है, रसायन शब्द बार बार
आया है, रसायन शब्द जो है वो बार बार आया है। अतः हमारी समझ, अतः हमारी अतः हमारी समझ में इसी रसायन समझ में इसी रसायन शब्द से इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया, ठीक है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित जो कथन है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने किस ग्रंथ में देखा है, तो एक तो बिसल देव रासो में माना है। कौन सा शब्द आया? रसायन। तो रसायन शब्द बार बार आए तो उससे किसकी उत्पत्ति मानी है? रासो शब्द की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं? तो रसायन शब्द से मानते हैं। और उन्होंने किस ग्रंथ के हिसाब से कहा है? बिसल देव रासो के ग्रंथ के हिसाब से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं, बैठा दूँ। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो सीरीज़ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे मान लो अपने जो क्लास देखने वाले स्टूडेंट उनमें बहुत सारे टीजीटी पीजीटी के भी हैं, है ना। अदर स्टेट की तैयारी करने वाले भी हैं, जैसे एमटेट पीटेट, जैसे मान लो यूपी में यूपी टेट एमपी टेट के ना। तो हर जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज़ तो अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे नेट के एग्ज़ाम के लिए हिसाब से देख लो। बाकी जैसे अपने स्कूल लेक्चरर आरपीएससी के हिसाब से बात करें, सेकंड ग्रेड के हिसाब से बात करें, तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से मिलेंगे। 1-2 प्रश्न तो कथन के मिलेंगे और 2-4 कथन तथ्यात्मक मिलेंगे। वो तथ्यात्मक ये प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे इसके नोट्स बनाएं और सीरियस रूप से तैयारी करें। अब बात करते हैं आगे। तो एक प्रश्न हमारे भी आया था, अभी स्कूल लेक्चरर में आया था। तो ये प्रश्न वह प्रश्न इसमें था आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से। तो वह तथ्यात्मक चीज़ों में लिखा देता हूँ आपको, क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तथ्य ये आया था कि खुमाण रासो, इसी में दे रखा है खुमाण रासो। इसके लेखक कौन है? दलपत विजय। ये प्रश्न आया हुआ है, बिल्कुल प्रश्न आया। और बहुत सारे साथियों का गलत हुआ था। खुमाण रासो दलपत विजय में महाराणा प्रताप सिंह प्रताप का, या यूँ कहीं महाराणा प्रताप का वर्णन है। प्रश्न इस तरह आया था कि किस ग्रंथ में महाराणा प्रताप का वर्णन है? तो खुमाण रासो में। अभी उसमें जो ऑप्शन थे उस हिसाब से बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये। तो ये चीज़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल किताब से दे रखी है और सीधे लाइन टू लाइन उठा के प्रश्न पूछा था। इसलिए ये फैक्चुअल चीज़ें बहुत सारी है ये, इसलिए बहुत सारी जगह नहीं मिलेगी, केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल किताब से मिलेगी। क्योंकि जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। और एग्जामिनर जो एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं उनका भी प्रिय ग्रंथ है ये आचार्य हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसलिए यहाँ से प्रश्न बहुत बारे पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बिसल देव रासो के बारे में। क्या कथन बन सकते हैं? क्या कथन शुक्ल जी किताब में बिसल देव रासो के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? जहाँ सीधे प्रश्न बन सकता है। एक तो पहला तो ये है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। एक तो ये कथन इंपॉर्टेंट है, यह घटनात्मक, क्योंकि ये घटना पे नहीं, एक वर्णन किया गया है ना, वर्णनात्मक काव्य। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। और दूसरी इस बात में जो है इसके लिए कही गई है, इस ग्रंथ में अगर आपको दिखाई नहीं दे तो मैं बोल रहा हूँ, हर लाइन को 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आप सीधे नोट्स बना रहे हैं तो मेरी आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से भी आप नोट्स बना सकते हैं ना। वैसे सही से दिखाई दे रहा है, फिर भी अगर कोई अक्षर नहीं दिखाई दे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। बिसल देव रासो के बारे में, यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है, शुक्ल ने कहा है। और एक कथन और है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। इस ग्रंथ में
प्रश्न आ सकता है कि बिसल देव रासो में किस रस की प्रधानता है, तो उस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, प्रधानता है। वीर रस का तो किंचित आभास मात्र है, वीर रस का किंचित आभास, वीर रस का तो क्या है, इसमें किंचित आभास मात्र है। इसमें क्या किया है कि संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। तो ये कथन है बिसल देव रासो ग्रंथ के बारे में। प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीरस का किंचित आभास मात्र, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। चार ऑप्शन दे देगा, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, इनमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ के बारे में कथन है, तो ये बिसल देव रासो के बारे में, ग्रंथ के बारे में कथन है। और ये किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला कथन है। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। यह कथन भी किसके बारे में, तो बिसल देव रासो के बारे में है। चलिए आगे बात करें तो बिसल देव रासो के बाद बात करते हैं कि अपभ्रंश के योग से जो राजस्थानी भाषा बनी है उसके बारे में एक कथन दिया गया है। उस कथन को आप नोट कर लें कि अपभ्रंश के योग से, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा योग से शुद्ध, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था। अपभ्रंश में शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो शुद्ध साहित्यिक रूप था वो तो क्या था, डिंगल था। वह डिंगल कहलाता था ना, डिंगल कहलाता था। हम बात कर चुके हैं डिंगल भाषा के बारे में और पिंगल भाषा के बारे में, कहलाता था, है ना। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। ये कथन अति इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिंगल भाषा के जो जिस भाषा में लिखे गए वो साहित्य रूप को वो नहीं मानते, वो बोलते कि हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम पिंगल भाषा के ग्रंथों के बारे में बात कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल जो अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर बनती है भाषा में लिखे ग्रंथों पर ही विचार कर सकते हैं। मैं लिखे ग्रंथों पर ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास में किन ग्रंथों को, किस भाषा में लिखे ग्रंथों पर विचार करने की बात कही, तो वह पिंगल भाषा। तो अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्य रूप होता है डिंगल कहलाता है, एक कथन ये भी हो गया। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे ग्रंथों पर ही विचार कर सकते हैं। ये दो कथन हो गए। तो बात करेंगे अगले कथनों की, उससे पहले देख लेते हैं एक बार खुमान रासों में महाराणा प्रताप का वर्णन है। याद रखने वाली चीज़ें, बहुत बार प्रश्न आया ये और हमारे एग्जाम में भी आया था फर्स्ट ग्रेड के में। बिसल देव रासो ये घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीरस का किंचित आभास मात्र, संयोग और वियोग के गीत कवि ने गाए हैं। ठीक है, इसके छोड़ ले लीजिए आप। फिर बात करते हैं चंद्रबरदाई के बारे में, जो अति महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो,
आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें, रिवीजन करते हुए चलें। मैंने कई बार कहा है आपसे, रिवीजन अति महत्वपूर्ण है ना। रिवीजन ही सफलता दिलाता है, क्योंकि आपके पास कितना मैटर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास जो मैटर है उसको आपने कितनी बार पढ़ा है, ये महत्वपूर्ण है। तो मेरा यही कहना है, अगर आप मेरी बात मान के चल रहे हैं तो रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने अपने हिंदी साहित्य की जो सीरीज चला रखी है 5000 प्रश्नोत्तरी, उनको जितनी बार हो सके उतनी बार देखो, 2 बार 3 बार, है ना। उसके अलावा जो हर शनिवार रविवार को जो हम रखने वाले हैं क्लास, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर ऑब्जेक्टिव वाले, उन क्लासों को आप 2-2 बार देखो, क्योंकि वो जो प्रश्न रिपीट कर रहे हैं उनसे रिवीजन भी होता है और साथ के साथ आपको तैयारी और एक बेहतर रिवीजन के साथ अच्छी तैयारी होती जाती है। अब बात करते हैं चंद्रोपाध्याय की। तो चंद्रोपाध्याय के बारे में जो पहली ही लाइन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो कही हुई है कि यह हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज दासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये हिंदी के ये ये लाइन कई बार पूछी गई। ये हिंदी के प्रथम महाकवि, ये हिंदी के प्रथम महाकवि, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनका ग्रंथ और इनका ग्रंथ चंद्रोपाध्याय के पृथ्वीराज रासो, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये चंद्रोपाध्याय के लिए जो पहला ही जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वो अति महत्वपूर्ण है ना। बात करते हैं अभी इनके और क्या कहा है। तो चंद्रोपाध्याय के बारे में क्या कहा है कि ये जो दिल्ली के जो अंतिम हिंदू शासक थे, महाराज जो पृथ्वीराज जी थे, उनके सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये लाइन में लिख लीजिए, ये चंद्रोपाध्याय चंद, या फिर ये लिख लीजिए कि चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराज पृथ्वीराज के सामंत भी थे, मित्र भी थे। महाराज पृथ्वीराज के सामंत और मित्र भी थे, राजकवि भी थे। राजकवि प्रसिद्ध है, राजकवि प्रसिद्ध है, राजकवि प्रसिद्ध है, राजकवि प्रसिद्ध है। तो चंद जो है दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत थे और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बात करें अगले कथन के चंद्रोपाध्याय के बारे में, तो चंद्रोपाध्याय के बारे में अगला जो अति महत्वपूर्ण कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, चंद्रोपाध्याय ये कहते हैं कि ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि नहीं, उनके सखा भी थे, सामंत भी थे और षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष सभी के ज्ञाता थे। ये कथन भी अति महत्वपूर्ण है। तो लिख लीजिए आप, ये महाराज वो अभी जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लाइट चली गई थी तो पसीना आने लग गया, आपको दिख रहा होगा। लेकिन वो मुझे एक वो पंक्ति याद आ रही है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो अभी इस भयंकर गर्मी में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इस भयंकर गर्मी में भी आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलें कि इस बार आपका सिलेक्शन श्योर है।
आपका चयन होना निश्चित है, इसलिए आप केवल बस डटे रहना है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ चले, विपरीत परिस्थितियाँ चले, हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है रेगुलर, ताकि इस बार आपका जो सपना पूरा हो सके। ये महाराज पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और उनके सखा और यानी कि उनके मित्र तो थे ही, उनके सखा और सामंत भी थे, सामंत भी थे, उनके सखा और सामंत भी थे। षड्भाषा व्याकरण तथा षड्भाषा व्याकरण, ये किन किन की कहते थे? षड्भाषा व्याकरण, काव्य साहित्य, काव्य साहित्य व्याकरण। अब सोचो, इन्होंने थोड़ी ना इसको लेक्चर की तैयारी की थी, फिर भी इन्होंने व्याकरण आती थी, काव्य आता था, साहित्य आता था, काव्य छंद जो छंद शास्त्र आता था। और हम पहले शौक से ही पढ़ते थे, विद्वान लोग, और हम अभी तैयारी करते हैं उसके लिए पढ़ते, तब भी हमें आलस आते हैं। छंद शास्त्र, ज्योतिष पुराण, नाटक, ज्योतिष पुराण नाटक और आदि अनेक विद्याओं में, आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे, आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। कहा जाता है कि इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, देवी का इष्ट था। ये हम अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है उसमें जो दे रखा है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब हम जो हमारा साहित्य चल रहा है वहाँ जो चीज़ें आएगी उनके बारे में अलग से बात करेंगे, ये चीज़ें भी वहाँ नोट करवाएंगे जो अति इंपॉर्टेंट रहेगी उस चीज़ों को। बाकी इसमें तो डिटेल से चल रहे हैं अपन, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देवी का इष्ट था और जिनकी कृपा से ही था, जिनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य जिनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे, जिनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे और बचे हुए जो वीरगाथा काल देशभाषा काव्य उसके अति महत्वपूर्ण कथनों की। और आज हमने बात की है जो वीरगाथा काल के शुरुआती जो अति महत्वपूर्ण कथन के बारे में। एक बार मैं आपको दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। पहला जो कथन था वो तो वीरगाथाएँ दो रूपों में, साहित्यिक प्रबंध के रूप में और वीरगीत के रूप में। जो साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ वो शुक्ल मानते हैं, पृथ्वीराज रासो, और वीरगीत के रूप में मानते हैं बिसलदेव रासो को। बिसलदेव रासो में रसायन शब्द बार बार आया है, इसलिए शुक्ल जी रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। बिसलदेव रासो के बारे में वो कहते हैं कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है और इसमें श्रृंगार की ही प्रधानता है। जो वीरस्त का तो किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत इसमें कवि ने गाए हैं ना। और अपभ्रंश के योग से जो शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्य रूप वो डिंगल कहलाता है, लेकिन हम साहित्यिक इतिहास में जिसका अध्ययन करेंगे वो पिंगल भाषा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और चंद्रोपाध्याय के बारे में कहते हैं कि हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है। और चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के सामंत राजकवि प्रसिद्ध है। ये पृथ्वीराज के राजकवि ने उनके सखा सामंत षड्भाषा व्याकरण काव्य साहित्य व्याकरण नाटक छंद शास्त्र ज्योतिष आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे, ठीक है। आज क्लास में इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि जो अपनी आचार्य शुक्ल वाली जो क्लास है ना वह हर बुधवार और शनिवार 2 दिन रहेगी। सप्ताह में बुधवार और शनिवार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज रहेगी। सोमवार से शुक्रवार हिंदी साहित्य का इतिहास जो चल रहा है वह रहेगा। और शनिवार रविवार एक्स्ट्रा 4 बजे अपनी जो ऑब्जेक्टिव चलती है क्लासें, लाइव क्लास रहती है। सप्ताह में केवल 2 दिन लाइव क्लास रखते हैं, शनिवार और रविवार को वो रहेगी। और जो भक्तिकाल की जो प्रश्नोत्तरी है वह हर संडे को मिलेगी आपको। भक्तिकाल की प्रश्नोत्तरी भी हर संडे को मिलेगी, ठीक है। जय हिंद।
जय भारत। अच्छे से तैयारी करिए, मस्त रहिए।